बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम किडनी की पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम पॉकेट कंपेनियन टू रॉबिन पैथोलॉजी। तो पॉकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसाइज प्रीसाइज लिखा हुआ होता है, तो आप इसको कम टाइम में अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किडनी की पैथोलॉजी को। तो जो किडनी के डिजीज़ होते हैं उसको 4 बेसिक एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, वो 4 कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? पहला जो होगा वो ग्लोमेरुलस है। ओके, दूसरा ट्यूब्यूल है, तीसरा इंटरस्टिशियम है और चौथा ब्लड वेसल है। हमने इसको 4 कंपार्टमेंट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हर कंपार्टमेंट की पैथोलॉजी स्पेसिफिक निकलती है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी अगर ग्लोमेरुलस की इंजरी होगी तो वो ट्यूब्यूल्स की इंजरी करवा सकती है, या इंटरस्टिशियम की इंजरी है वो ट्यूब्यूल्स को या ग्लोमेरुलस को नुकसान पहुंचा सकती है, या ब्लड वेसल की इंजरी है तो वो ग्लोमेरुलस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो ग्लोमेरुलस की इंजरी होती है मेनली वो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड होती है। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। लेकिन जो ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम, इसकी पैथोलॉजी को आप एक साथ मिला के पढ़ते हैं और इसके जो डिजीज़ होता है उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जो मेनली टॉक्सिक और इन्फेक्शियस होता है। ठीक हो गया, तो इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। लेकिन जो ब्लड वेसल है वो मेनली हाइपरटेंशन रिलेटेड होता है। बहुत सारे डिसऑर्डर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वाला है वो ब्लड वेसल को भी अफेक्ट करेगा, ग्लोमेरुलस को भी अफेक्ट करता है। ठीक हो गया, और सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, और अगर क्रॉनिक रीनल डिजीज़ होता है तो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ की वजह से चारों के चारों किडनी के एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होगा। ओके, तो यहाँ तक तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू ले लिया है। 4 में डिवाइड किया था, ग्लोमेरुलस, इंटरस्टिशियम, ट्यूब्यूल्स एंड द ब्लड वेसल। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है किडनी के डिजीज़ की, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को आपने पढ़ना है। पहला है एज़ोटीमिया। ओके, तो एज़ोटीमिया के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और ब्लड क्रिएटिनिन दोनों ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी जो वजह होती है वो जीएफआर का कम होना। यानी अगर किडनी फ़िल्टर नहीं कर पा रही तो बीयूएन और बीसी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड ब्लड क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज़ोटीमिया। अब एज़ोटीमिया 3 टाइप का होता है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल। यहाँ पर इंट्रा रीनल नहीं लिखा हुआ, जिसको आपने एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी के अंदर पढ़ना है। तो जो प्री रीनल एज़ोटीमिया किडनी के हाइपोपरफ्यूजन की वजह से होता है। ओके, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम आ रहा है। अब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो उसकी भी क्या क्या वजूहत हो सकती है? नंबर 1, हार्ट फेल हो गया है। नंबर 2, सर्कुलेशन फेल हो गई है, विच इज़ कॉल्ड शॉक। वैसे शॉक हार्ट के फेल होने की वजह से भी हो सकता है। तीसरा, ब्लड फेल हो गया है। तो ब्लड फेल होने की क्या वजूहत हो सकती है? वॉल्यूम डेप्लीशन। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में मसला आपके किडनी से बाहर पड़ा हुआ होगा, यूरिनरी आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ओके, तो ये इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल आ गया। इसके अलावा इंट्रा रीनल भी आता है, जो रीनल डिजीज़ की वजह से होता है। एक वर्ड है यूरीमिया। तो अगर एज़ोटीमिया एज़ोटीमिया प्लस क्लिनिकल साइन सिम्पटम प्लस मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल एब्नॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? यूरीमिया कहते हैं। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है? ओके, क्या क्लिनिकल साइन सिम्पटम या एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है? मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, हेमाटोलॉजिक हो सकती है, एंडोक्राइन पे, जीआईटी पे, नर्वस सिस्टम पे, सीवीएस पर। इन सब के ऊपर एज़ोटीमिया का इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद रीनल डिज़ीज़ है। जो रीनल डिज़ीज़ है उनके एक स्पेसिफिक सिंड्रोम्स होते हैं। वो कौन-कौन से सिंड्रोम होते हैं? टेबल 21.1 में बताया हुआ है। ओके, लाइक नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, और एसिम्प्टोमेटिक हेमाचूरिया या प्रोटीनयूरिया है। ओके, अब जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है? नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर जीएफआर कम होती है, जिसकी वजह से एज़ोटीमिया और ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। ओके, और आपको क्या देखने को मिलेगा? एडीमा देखने को मिलता है, लेकिन एडीमा नेफ्रोटिक में भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो एडीमा इतना ज़्यादा अच्छा हिंट नहीं है। तो जो नेफ्राइटिक है उसमें एज़ोटीमिया होता है, ओलिगोयूरिया होता है, हेमाचूरिया होता है। ओके, प्रोटीनयूरिया लेकिन रिलेटिवली कम होता है, 1 से लेकर 2 ग्राम का, और हाइपरटेंशन। तो इन चीज़ों का रट्टा मार लो, एज़ोटीमिया, ओलिगोयूरिया। ओके, तो उसको किस तरह से रट्टा मारोगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HOA। ओके, ठीक है। और जो H है हाइपरटेंशन, हेमाचूरिया, O फॉर ओलिगोयूरिया एंड एज़ोटीमिया। इसके बाद RA, रैपिडली प्रोग्रेसिव, RPGN। रैपिडली प्रोग्रेसिव के अंदर नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाली चीज़ें देखने को मिलती है, नेफ्राइटिस होता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड हो जाएगी, प्रोटीनयूरिया
एंड एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है। ओके, तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से प्रोटीन यूरिया होगा। इससे ज़्यादा प्रोटीन निकलेगी, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा और यूरिन के अंदर लाइपोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा। ऊपर की केस में वहाँ पर ब्लड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लाइपोप्रोटीन आ रहा है। इसके बाद क्रोनिक रीनल फेलियर है। ओके, अगर एजोटीमिया यूरीमिया करवाए और वो काफ़ी ईयर्स तक प्रोग्रेस करता रहे, देन दिस इज कॉल्ड क्रोनिक रीनल फेलियर। और लास्ट में एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया प्रोटीन यूरिया। इसमें क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया प्रोटीन यूरिया, तो नाम से लग रहा है कि इसमें हीमाचूरिया भी होगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा, लेकिन जो प्रोटीन यूरिया सब नेफ्रोटिक का मतलब है कि नेफ्रोटिक में 3.5 वाला था, लेकिन ये सब नेफ्रोटिक है। ओके, तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये किडनी के डिजीज़ आपको बता दिया है। तो जो रीनल डिजीज़ थे, नेफ्राइटिक, नेफ्रोटिक, एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया, क्रोनिक रीनल फेलियर और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीमाचूरिया होता है। ओके, इसके अलावा प्रोटीन यूरिया होता है, लेकिन वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। जो सीवियर प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक में होगा 3.5 से ज़्यादा। हाइपरटेंशन होती है। ओके, ठीक हो गया, हाइपरटेंशन है। मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया। ओके, तो हाइपरटेंशन इसमें आपको देखने को मिलेगा और ये ग्लोमेरुलर इंजरी की वजह से होता है। ठीक हो गया, जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये ऐसा नेफ्राइटिक सिंड्रोम है जिसमें बहुत तेज़ी से जीएफआर गिरती है। तो उसको यहाँ पर नोट कर लेना, इसमें जीएफआर क्या होती है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती है। रैपिडली प्रोग्रेसिव, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड रैपिडली। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, 3.5 से ज़्यादा होता है, इसको रट्टा मार लेना। एल्ब्यूमिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, जिसकी वजह से आपको एडीमा देखने को मिलेगा, पेटिंग एडीमा वगैरह देखने को मिलता है। यूरिन के अंदर और ब्लड के अंदर लाइपोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है और ये भी ग्लोमेरुलर इंजरी की वजह से होता है, यानी नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर इंजरी की वजह से होती है। और जो नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया प्रोटीन यूरिया, ये माइल्ड ग्लोमेरुलर इंजरी की वजह से होता है। ओके, ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस के डिजीज़ आपने पढ़ ली है। अब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसको मिटा देते हैं सबको। ओके, उम्मीद है कि आपको सही तरह समझ आ रहा होगा। इसके बाद है हमारा रीनल ट्यूबुलर डिजीज़। अब ट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ट्यूब्यूल्स के और इंटरस्टिशियम के डिजीज़ आप हमेशा मिला के पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पायोनेफ्राइटिस। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, इसको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो इसकी जो क्या निशानी होगी, अगर आपको यूरिन में पस देखने को मिल रही है, ओके, यूरिन में आपको पस देखने को मिल रही है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, देन दिस इज इंडिकेट रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किडनी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, यानी ऊपर वाले डिजीज़ है रीनल ट्यूबुलर डिजीज़, जिसको पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लैडर को इन्वॉल्व करे तो सिस्टाइटिस होता है। ठीक है, ओके। अब इस केस में भी पायोयूरिया होगा, बैक्टीरियूरिया होगा। ओके, लेकिन इसके जो सिम्पटम होगी वो वेरिएबल होंगे। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेफ्रोलिथियासिस है। नेफ्रोलिथियासिस नाम से लग रहा है कि यूरिनरी स्पेसिस के अंदर स्टोन्स होते हैं। कैलकुलाई इन द यूरिनरी स्पेसिस इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस। और जब भी स्टोन्स बनते हैं तो उस ब्लड वेसल या उस हॉलो ऑर्गन के वाल में क्या होगा, कॉलिक पेन होगा और ब्लड यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हीमाचूरिया। ओके, तो ये ग्लोमेरुलर सिंड्रोम्स आपने पढ़ लिए। तो एक्यूट नेफ्राइटिक, रैपिडली प्रोग्रेसिव नेफ्रोटिक, क्रोनिक रीनल फेलियर और एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं रीनल फेलियर की तरफ। अब रीनल फेलियर है उसको मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं। ओके, एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। ओके, तो जो एक्यूट रीनल फेलियर है उसमें क्या होगा, उसके जो साइन सिम्पटम होते हैं वो रिलेटिवली सडन होते हैं। ओके, न्यू ऑनसेट ओलिगोयूरिया होगा या यूरिन आउटपुट ना नहीं बनेगा, एजोटीमिया। और जब एजोटीमिया ओलिगोयूरिया आता है तो उसका मतलब नेफ्राइटिक सिंड्रोम चल रहा है। ओके, जबकि क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में यूरीमिया काफ़ी प्रोलॉन्ग होता है और ये तमाम क्रोनिक रीनल डिजीज़ की एंड स्टेज होती है। ठीक हो गया, ओके। तो ये आप एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर देख लेना आप इसको। ओके, अब रीनल फेलियर है, जब ये रीनल फेलियर होता है तो 4 स्टेजेस होती हैं। ओके, जीएफआर में 4 स्टेजेस आती है। नंबर 1 डिमिनिश रीनल रिजर्वायर या रिजर्व, नंबर 2 रीनल इनसफिशिएंसी, नंबर 3 क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कितना ग्लोमेरुलस का नुकसान हुआ है। तो पहला आता है डिमिनिश रीनल रिजर्व। ये जब होगा जब जीएफआर ओके 50% तक होगी नॉर्मल की। ओके, जबकि रीनल इनसफिशिएंसी वाला आपको 20% में देखने को मिलेगा। 20 से कम हो तो क्रोनिक रीनल फेलियर होगा और एंड स्टेज रीनल डिजीज 5 से भी कम होगा। ओके,
ठीक हो गया। तो ये रीनल फेल्योर के आपको 4 स्टेजेस नज़र आ रहे हैं। अब जो पहला है डिमिनिश रीनल रिजर्व, ये जब होगा जब जीएफआर 50% कम हो जाती है। इस केस में जो सिम्पटम्स होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होते हैं। ओके, लेकिन अगर एडिशनल रीनल इंजरी होगी तो एजोटीमिया हो सकता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके बाद है रीनल इनसफिशिएंसी। ओके, ये आपको 20% में देखने को मिलता है। तो इस केस में जो एजोटीमिया होगा वो होगा, लेकिन आपको एनीमिया भी देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा और किडनी सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा यूरिन को। दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड या दिस कैन कॉज पॉलीयूरिया। ठीक है, और अगर एडिशनल इंजरी होती है तो वो यूरीमिया प्रेसिपिटेट करता है। उस केस में एजोटीमिया प्रेसिपिटेट होता था। नॉर्मली एजोटीमिया नहीं होता था, लेकिन वो प्रेसिपिटेट होता था। लेकिन इस केस में एजोटीमिया भी होगा, अनीमिया भी हो रहा है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हाइपरटेंशन भी होगी क्योंकि रेनिन वगैरह या फिर दूसरा किडनी का डैमेज हो गया है या रिटेंशन है, फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा तो पॉलीयूरिया हो गया और प्रेसिपिटेशन से यूरीमिया हो गया है। इसके बाद क्रॉनिक रीनल फेल्योर। इस केस में जो जीएफआर होता है वो 20% से भी कम हो जाता है। जो पेशेंट्स हैं, अब इसमें क्या होगा, पेशेंट्स में एडिमा होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। ओके, ठीक हो गया। और जो यूरीमिया होता है उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ओवर्ट यूरीमिया होता है। ठीक हो गया। ओके, तो एडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, जबकि एंड स्टेज में आपको 5% जीएफआर इससे भी कम देखने को मिलती है और इसमें किडनी को रिवर्स करना, किडनी के डिजीज़ को रिवर्स करना मुश्किल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ के। ओके, तो जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ होते हैं, आपको पता है कि जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो सकते हैं प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, नेफ्राइटिक भी हो सकते हैं, नेफ्रोटिक भी हो सकते हैं। प्राइमरी के अंदर किडनी मेनली इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कोई सिस्टेमिक डिजीज़ होगा। वो सिस्टेमिक डिजीज़ कौन-कौन सी हो सकती है? वो हाइपरटेंशन हो सकता है, वास्कुलाइटिस हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, अमाइलॉइडोसिस हो सकता है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को आपने नहीं भूलना, ठीक है? ओके, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी, के जो ग्लोमेरुलर इंजरी है उसके क्या पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म होते हैं। ओके, अब आपने रट्टा मारना है कि ग्लोमेरुलस की इंजरी इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड होती है, या तो एंटीबॉडीज सीधा डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर देती है ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन को, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा देगी, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होगा, यानी या तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ मैकेनिज़म्स लिखे हुए हैं। ओके, ठीक हो गया। मेनली इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज़म्स होता है ग्लोमेरुलर इंजरी के अंदर। अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन की डेपोज़िशन है, ओके, डेपोज़िशन है वो डायरेक्टली भी हो सकती है, यानी जो एंटीबॉडीज़ है वो डायरेक्टली अटैच हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, या वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो आगे कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट आगे इन्फ्लेमेटरी सेल को एक्टिवेट करते हैं, वो ग्लोमेरुलस पे आके जमा हो जाएंगे और उसको नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसके मैकेनिज़म्स देख लेते हैं। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन है। अब इसको भी 2 में डिवाइड किया हुआ है, इंट्रिंसिक और इन सिटू रीनल एंटीजन। ओके, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर इन्होंने पेज नंबर का हवाला भी दिया हुआ है। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस का एनाटमी वगैरह दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग वगैरह लिखा हुआ होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ होती है, अब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ओके, ठीक हो गया। तो वहाँ पर इंट्रिंसिक मैट्रिक्स यानी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो या तो इंट्रिंसिक मैट्रिक्स पे जाके अटैच हो सकती है, ओके, इंट्रिंसिक मैट्रिक्स पर अटैच हो सकती है, या फिर जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं। अब जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं? एंडोथेलियल, मेसेंजियल और एपिथेलियल एंटीजन, ठीक हो गया। ओके, या फिर सर्कुलेटिंग एंटीजन है, यानी जो एंटीजन है वो किडनी के अंदर पड़े हुए हैं, ओके, या फिर वो सर्कुलेटिंग एंटीजन है जो कि ग्लोमेरुलस में आके ट्रैप हो गया है। तो आपने इसको समझना है, इंट्रिंसिक मैट्रिक्स और सेलुलर एंटीजन या फिर सर्कुलेटिंग एंटीजन है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, वह है हीमैन नेफ्राइटिस। हीमैन नेफ्राइटिस के अंदर क्या था? हीमैन एक प्रोटीन है जिसका नाम है मिगैलिन। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये देखा गया कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही थी अगेंस्ट द मिगैलिन प्रोटीन जो कि विसरल एपिथेलियल सेल के ऊपर पड़ी हुई थी। जब एंटीबॉडीज़ मिगैलिन पे जाके अटैच होती है तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है वो आगे कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, ठीक हो गया। ओके, और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स की शेडिंग होती है तो सब एपिथेलियल डेपोजिट होता है, सब एपिथेलियल डेपोजिट। ओके,
अगर आप ये डायग्राम देखो, ये वाली डायग्राम, तो इस डायग्राम में आपने ये नोट करना है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये एपिथेलियम और एंडोथेलियम दोनों से मिलके बनती है। ओके, लाइक अगर आप ये डायग्राम देखो, ओके, तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सब एपिथेलियल डेपोजिट, ओके, और एक तरफ नज़र आ रहा होगा एपिथेलियल सेल, ओके। एपिथेलियल सेल उसके नीचे जो होगी वो सब एपिथेलियल डेपोजिट होगा, और ये एंडोथेलियम है जो उसके नीचे पड़ा हुआ होगा, वो होगा सब एंडोथेलियल डेपोजिट, ओके। लाइक ये आपका होगा सब एपिथेलियल डेपोजिट, जबकि ये आपका होगा सब एंडोथेलियल, सब एपिथेलियल और सब एंडोथेलियल। तो इनका डेपोजिट को आपने याद रखना है, ओके। अगर विसरल एपिथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे बनेगा सब एपिथेलियल डेपोजिट, ओके, और इसको बोलेंगे ग्रैनुलर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ओके, ग्रैनुलर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस आप चेक करते हैं डायग्नोसिस के लिए। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस किसके लिए होती है? दो चीज़ों को रट्टा मार लेना, एक तो कॉम्प्लीमेंट के लिए और इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। और कॉम्प्लीमेंट जब भी बनेगा जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो पैटर्न फॉलो होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलर पैटर्न, ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने समझ लेना है, ओके। अब इसके बाद है एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लांटेड एंटीजन। अब प्लांटेड एंटीजन क्या, जो सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड में घूम रहे होते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो वो ब्लड में आते हुए यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं? हमारे कहाँ पे अटैच होते थे? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस आर कॉल्ड प्लांटेड एंटीजन। अब जो प्लांटेड एंटीजन होते हैं, सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये किडनी पे अटैच हो जाएंगे, ओके। जो ग्लोमेरुलस के इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक केटानिक मॉलिक्यूल्स, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, ड्रग्स वगैरह, इन पे जाके अटैच हो जाएंगे। जो पॉजिटिव होते हैं ये नेगेटिव प्रोटीन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये ट्रैप हो जाएगा, लेकिन ये सर्कुलेटिंग है, ओके, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो अनायनिक वाले से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। जब एंटीबॉडीज़ इन प्लांटेड एंटीजन के खिलाफ बाइंड करेगी, यानी अब ये इंट्रिंसिक नहीं है, मैट्रिक्स के या सेलुलर एंटीजन नहीं है। सेलुलर के अंदर मेसेंजियल आपके आ जाते हैं, एपिथेलियल और एंडोथेलियल आ जाते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ होती है सर्कुलेटिंग एंटीजन में, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती है, वो भी ग्रैनुलर पैटर्न होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको एक डिस्क्रीट पैटर्न देखने को मिलता है, ओके, ठीक हो गया। लाइक अगर आप ऊपर की तरफ आओ तो ऊपर में भी वैसे यही पैटर्न बनता है, ग्रैनुलर पैटर्न इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। इन शॉर्ट के जो एंटीबॉडीज़ होती है वो इंट्रिंसिक एंटीजन पे जाके बाइंड कर सकती है, या फिर वो हमारे इन सिटू का मतलब है कि सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स आके ट्रैप हो गए, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और भी है एंटी जीबीएम एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है वो फिक्स्ड एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है गुड पास्चर सिंड्रोम, जिसमें एंटीबॉडी हमारे टाइप 4 कोलेजन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप 4 कोलेजन के अल्फा 3 चेन के नॉन कोलेजिनस डोमेन पे जाके बाइंड करती है। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आपको लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलता होता है, ओके। इसके बाद सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, ठीक है, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख लो कि इस केस में क्या था, इस केस में जो एंटीबॉडीज़ थी उसने एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन वो किडनी के एंटीजन्स पे आके डेपोजिट हुआ था। या तो किडनी के अपने एंटीजन्स थे या कहीं और से एंटीजन आए थे, ओके, कहीं और से एंटीजन आए थे लेकिन किडनी पे आके डेपोजिट हो गए। इन शॉर्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किडनी के अंदर ही बना था, लेकिन अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड के अंदर बनता है तो इस केस में भी आपको ये सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। वो क्या क्या सिंड्रोम है तो यहाँ पे देख लेते हैं, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर इंजरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ट्रैप होने की वजह से भी हो सकती है। जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स ट्रैप होगा तो वही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल एक्टिवेट हो गए जिनके पास एफसी रिसेप्टर होते हैं। अब जो एंटीजन आए सर्कुलेटिंग वाला हमारे अपनी बॉडी का भी हो सकता है, लाइक एसएलई के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, या बाहर का भी हो सकता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस का एक्सोजीनस एंटीजन होता है। अब जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा कुछ ज़्यादा ही हो गया, अच्छा, अगर वो एंडोथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व करेगा तो वो सब एंडोथेलियल डेपोजिट बनाएगा, ओके। अगर वो दरमियान वाले टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा तो वो मेसेंजियल होगा। अगर वो सब एपिथेलियल को इन्वॉल्व करेगा तब वो क्या होगा, सब एपिथेलियल होगा। चूँकि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलता होता है, तो उसको आपने रट्टा मार लेना है, ओके।
इसके बाद हम देख लेते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जो मेनली अभी तो हमने पढ़ा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ केस के अंदर टी सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं या साइटोटॉक्सिसिटी करवा सकते हैं। किस चीज़ की? फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट की। जब फूड प्रोसेस की इफेसमेंट होती है या एपिथेलियल सेल डिटैचमेंट होती है तो उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होगा। इन शॉर्ट जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, वो मेनली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं उनकी वजह से फूड प्रोसेस की इफेसमेंट होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं मीडिएटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी। ओके, जो कॉम्प्लीमेंट के फ्रैगमेंट एक्टिवेट हुए थे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, तो वो कीमोटैक्टिक थे, दूसरे सेल को बुला लेंगे। ओके, यानी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वो एफसी रिसेप्टर के साथ बेयर करती है। यानी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो कॉम्प्लीमेंट के जरिए इन्फ्लेमेटरी सेल को एक्टिवेट करवा सकती है या वो डायरेक्टली भी करवा सकती है, जिनके ऊपर कौन से रिसेप्टर हो गए? एफसी रिसेप्टर हो गए। ओके, जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं वो भी कीमोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दूसरे सेल्स को बुला लेंगे। अब कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं? तो मीडिएटर्स में सेल्स देख लेते हैं। सेल कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 न्यूट्रोफिल एंड द मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट प्रोटीएस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स और एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। प्लेटिलेट के जो एग्रीगेट है वही कोसोनाइड प्रोड्यूस करते हैं। मिजेंजियल सेल ये भी साइटोकाइंस ग्रोथ फैक्टर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ इनके नाम याद रख लेना और इनके मीडिएटर्स वगैरह एक दो याद रख लेना। तो न्यूट्रोफिल यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, प्लेटलेट एग्रीगेट और मिजेंजियल सेल्स। अब जो मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? सॉल्युबल मीडिएटर्स। तो जो सॉल्युबल मीडिएटर्स होते हैं उसमें मैक है, जो मैक क्या करता है? हमारे सेल्स को उड़ा देता है। इसके बाद इकोसिनॉइड्स, एनओ और एंडोथेलिन है, ये वेजोडाइलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और कीमोकाइन ये आपको इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलते हैं, लाइक एडहियन रिक्रूटमेंट करवाते हैं। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये क्या करता है? ये मेसेंजियल सेल के प्रोलिफरेशन करवाता है। ओके, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये मैट्रिक्स की डेपोजिशन करवाते हैं। यानी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ने क्या करवाया? मेसेंजियल सेल की प्रोलिफरेशन करवा दी, फिर डेपोजिशन करवा दी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ने, और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने एंजियोजेनेसिस करवा दी। लास्ट में कागुलेशन प्रोटीन है, फिब्रिन है, तो ये पैराइटल सेल्स की प्रोलिफरेशन कराती है। जब पैराइटल सेल की प्रोलिफरेशन होती है तो क्रीसेंट्स की फॉर्मेशन होती है, जो आपको एक स्पेसिफिक डिजीज़ में देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है, इसके बाद ट्यूबुलोस्टिशियल है। तो आई थिंक यहाँ तक हम इनफ कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम प्रॉपर।